नमस्कार साथियों, क्लास 12th केमिस्ट्री में अभी चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। और यही विद्युत रसायन वाला जो चैप्टर है ये बीएससी सेकंड ईयर वाले छात्रों के लिए भी यूज़फुल है। साथियों, आज ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव, सेल स्थिरांक के बारे में, कोलराउस के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करें, विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव। चालकताओं पर तनुता का प्रभाव। साथियों, जब हम चालकता की बात कर रहे हैं तो चालकता यहाँ पर किसके कारण है? आयनों के कारण, है ना। चालकता किसके कारण होती है? आयनों के कारण चालकता है। अब आयनों के कारण चालकता है तो जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी भैया? चालकता होगी। उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? चालकता होगी। विद्युत अपघट्य जो है, कोई भी विद्युत अपघट्य है वो क्या है? आयनों में डिवाइड हो जाता है। विद्युत अपघट्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से वियोजित हो जाए, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः वियोजित न हो, मतलब जितने भी मालिक्यूल है उसमें से सभी मालिक्यूल धनायन और ऋणायन में डिवाइड न हो, तो वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो गया। प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब जितना भी आपने ले रखा है वो लगभग विलियन में पूरी तरह से आयनित हो जाए, आयनों में डिवाइड हो जाए, तो उसे अपन कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर जो है चालकता किसके कारण है? आयनों के कारण। अब यहाँ पर बात करी कि एक तो विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। विशिष्ट चालकता को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केपा से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था पहले। तो विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, ठीक है। तो जैसे कि 1 घन सेंटीमीटर आपने वॉल्यूम ले रखा, उसके अंदर क्या है? आयन्स हैं, है ना। यहाँ पर आपने 1 घन सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने वॉल्यूम ले रखा है। इसमें आयन्स हैं। कई के आयन हैं? विद्युत अपघट्य के आयन हैं। Na+ हैं, Cl- हैं, जितने भी होंगे आयन्स, बहुत सारे ढेर सारे आयन हैं इसके अंदर। Na+, Cl-, Na+, Cl-, ढेर सारे आयन हैं इसके अंदर। अब क्या होगा? इसके अंदर अपनों ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ा दिया बोलो तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दी। अपनों ने पानी की मात्रा बढ़ा दी। तो पानी की मात्रा बढ़ाने पर आयनों की संख्या जो पहले थी वो की वही है। आयनों की संख्या जो पहले थी वो की वही है। तो प्रति घन सेंटीमीटर आयनों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। प्रति घन सेंटीमीटर आयनों की संख्या, जब अपनों ने उसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पर प्रति घन सेंटीमीटर आयनों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। हमेशा याद रखना, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है। ओके, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है। अब जैसे कि बात करें तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, तो तुल्यांकी चालकता λ/eq और मोलर चालकता λm। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं केपा × V। विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या है? तुल्यांकी चालकता कह रहे हैं। मोलर चालकता किसे कह रहे हैं? तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ पर V क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। यहाँ पर V क्या है? 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। ठीक है, मोलर चालकता की जब बात करेंगे तो भैया ये जो है λ/eq मतलब तुल्यांकी चालकता, तो तनुता बढ़ा रहा है। तनुता बढ़ा रहे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? V भी बढ़ रहा है। ठीक है, केपा के साथ साथ में क्या बढ़ रहा है? V भी बढ़ रहा है। तनुता बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है? V बढ़ रहा है। यहाँ पर तुल्यांकी चालकता की जब बात कर रहे हैं तो V आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या होती? बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसका मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा इसका मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। चलिए अब थ्योरी डिस्कस करते हैं। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या कह रहे हैं बेटा अपन? 1 घन सेंटीमीटर विलियन में उपस्थित आयनों की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। 1 घन सेंटीमीटर विलियन में उपस्थित आयनों की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे जैसे विलियन में सांद्रण में कमी हो अथवा तनुता में वृद्धि होती जाएगी, सांद्रण मतलब आयनों की संख्या कम हो रही है, सांद्रण में कमी,
और आयनों तनुता में क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब उसके अंदर पानी डाले जा रहे, तनुता में वृद्धि होती जाती है, उसी के अनुसार विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर कम होती जाती है। यही कारण है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घटने लगता है। याद रखिएगा, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटने लगता है। ओके, चलिए तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की बात करते हैं अपन। सुनिए अब, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो तुल्यांकी चालकता लेमड़ा ए क्यू बराबर क्या होता है, केपा इंटू वी। विशिष्ट चालकता और आयतन वी का गुणनफल लेमड़ा एम, मतलब मोलर चालकता बराबर केपा इंटू वी, जहाँ लेमड़ा एम मोलर चालकता और लेमड़ा ए क्यू तुल्यांकी चालकता दे रखा है। ओके, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता है ना, विशिष्ट चालकता और तनुता के गुणनफल, तनुता या आयतन वी का गुणनफल वी के बराबर होता है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता किसके बराबर होता है, विशिष्ट चालकता और तनुता की गुणनफल v के बराबर होती है। तनुता में वृद्धि करने पर विशिष्ट चालकता का मान तो कम होता है, किंतु v के मान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि होती है। केपा के मान में होने वाली कमी की तुलना में v के मान में वृद्धि अधिक हो रही है, अतः दोनों के संयुक्त प्रभाव से तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव, तनुता मतलब उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूट करने पर, तनु करने पर विलयन को क्या होगी, विशिष्ट चालकता के मान में तो क्या होगी, कमी आएगी, विशिष्ट चालकता के मान में कमी आएगी, जबकि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ओके, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता और कौन सी, तुल्यांकी चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, और विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घटता है ना। 1 घन सेंटीमीटर विलियन में उपस्थित आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो जब तनु करेंगे तो प्रति घन सेंटीमीटर आयनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, और प्रति घन सेंटीमीटर आयनों की संख्या में कमी हो रही है, तो विशिष्ट चालकता भी क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में क्या बात करते हैं कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता केपा इंटू वी है, ठीक है, दोनों में वी की जगह, इसमें वी की जगह क्या लिखेंगे, तुल्यांकी चालकता में वी 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है, और यहाँ पर वी 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। मोलर चालकता के लिए जब बात करेंगे, तो वी की जगह ये लिखेंगे। चलिए, तो ये हो गए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में। अब बात करें सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। यह चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है ना, जो सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसका निर्धारण किसे कहते हैं। तो चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एल से। चलिए, चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। सेल स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, X से। चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो सेल स्थिरांक X बराबर क्या लिख दूँ, L बटे A। सेल स्थिरांक बराबर X बराबर क्या लिख लूँ, L बटे A। ये हो गया सेल स्थिरांक। सिंपल डेफिनेशन है, चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक X बराबर L बटे A लिख दिया। चलो अब इसका मात्रक की बात करें, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा,
मात्रक निकालना है तो x का मात्रक मतलब शैल स्थिरांक का मात्रक, l के लिए क्या लिखते हैं अपन, सेंटीमीटर लिख लें, ये सेंटीमीटर, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें, तो इससे ये कैंसल, तो x बराबर क्या लिखे, सेंटीमीटर इन्वर्स। तो शैल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, क्या मात्रा होगा, सेंटीमीटर इन्वर्स। क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विशिष्ट चालकता, प्रेक्षित चालकता और शैल स्थिरांक में संबंध। ये ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। ये बता दिया, विशिष्ट चालकता, प्रेक्षित चालकता और शैल स्थिरांक में क्या रिलेशन है। चलिए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को किससे रिप्रेजेंट करते बेटा अपन, केपा से। प्रेक्षित चालकता, प्रेक्षित चालकता को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, सी से। और शैल स्थिरांक, शैल स्थिरांक, शैल स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एक्स से। में संबंध बताना आपको, में संबंध बताइए, इनमें संबंध बताइए। तो साथियों केपा बराबर, केपा बराबर 1/ρ होता है, मालूम है ना। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, पहले बता चुका हूं। इसको मान लिया अपनों ने इक्वेशन नंबर 1। किंतु होता क्या है कि जो रो है, विशिष्ट प्रतिरोध है, रो बराबर क्या लिख सकते हो आप, RA/L लिख सकते हो, रो बराबर RA/L लिख सकते हो। अब रो का मान समीकरण 1 में रखो वापस, सिंपल बात है। रो का मान समीकरण 1 में रखने पर, रो का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान यहाँ पर रख दो, तो क्या लिखूँ मैं, केपा बराबर 1/RA/L, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, केपा बराबर L/RA, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, केपा बराबर 1/R इंटू L/A, लिख सकता हूँ ना। ध्यान से देखिए, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब जो है 1/R, 1/R क्या है, विशिष्ट चालकता, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो 1/R क्या है, 1/R की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। और L/A, अभी जस्ट बात करी थी, L/A क्या है, शैल स्थिरांक, L/A क्या है, शैल स्थिरांक। तो L/A की जगह क्या लिख दूँ मैं, x लिख दूँ, इसकी जगह क्या लिख दूँ, c लिख दूँ। तो ये लिखा मैंने, केपा बराबर 1/R की जगह c, और ये क्या लिखा, x, c और x। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x बराबर, x शैल स्थिरांक निकालना हो, x बराबर तो केपा/c। तो ये x क्या है, शैल स्थिरांक है, शैल स्थिरांक है, शैल स्थिरांक बराबर k क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। और भाई साहब ये जो c जो है ये क्या है, प्रेक्षित चालकता, प्रेक्षित चालकता। ये रिलेशन है, सिंपल बातें हैं, कर लोगे ना। विशिष्ट चालकता, प्रेक्षित चालकता और शैल स्थिरांक x में संबंध बताइए। हमें मालूम है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, तो केपा बराबर 1/ρ लिख दिया। किंतु रो बराबर ये भी मालूम है कि क्या होता है, RA/L होता है, ये पहले बता चुके हैं, रो बराबर RA/L होता है। तो रो का मान समीकरण 1 में रखने पर तो केपा बराबर 1/RA/L लिख दिया, L ऊपर लिख लिया आप लोगों ने, L/RA।
केपा बराबर 1/r अलग लिख दिया और l/a अलग लिख दिया। 1/r की जगह क्या आ जाएगा, c आ गया, और l/a की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। x बराबर केपा अपन c लिख दिया। x क्या है, शैली स्थिरांक है, केपा क्या है, विशिष्ट चालकता है, c क्या है, प्रेक्षित चालकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, लिखते लिखते याद हो जाए। चलिए, अब शैल स्थिरांक के निर्धारण के लिए ये चीज़ भी आप याद कर लीजिएगा। शैल स्थिरांक का निर्धारण कैसे किया जाता है, शैल स्थिरांक का निर्धारण, शैल स्थिरांक का निर्धारण, ठीक है। तो शैल स्थिरांक के निर्धारण के लिए मानक केसीएल विलयन को प्रयुक्त करते हैं। शैल स्थिरांक के निर्धारण के लिए मानक केसीएल के विलयन को प्रयुक्त करते हैं, जिसकी विशिष्ट चालकता किसी दिए गए दाब पर ज्ञात हो, है ना। क्या ज्ञात हो, आपके पास विशिष्ट चालकता ज्ञात हो तो प्रेक्षित चालकता निकाल सकते हैं, जिसकी विशिष्ट चालकता किसी दिए गए दाब पर ज्ञात हो। उसके बाद उसी सांद्रता के केसीएल विलयन की चालकता का प्रायोगिक निर्धारण, चालकता का क्या करते हैं, प्रायोगिक निर्धारण कर लेते हैं। प्रायोगिक निर्धारण समान ताप पर करते हैं तथा निम्न सूत्र की सहायता से शैल स्थिरांक ज्ञात करते हैं। तो शैल स्थिरांक के लिए भी जस्ट बात हुई थी कि शैल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता बटे प्रेक्षित चालकता, या x बराबर विशिष्ट चालकता क्या है, केपा बटे c, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। कोलराउश के अनुसार 25 डिग्री सेल्सियस पर N50 केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता इतनी मिली आपको। कितनी मिली, N/50 विलयन की विशिष्ट चालकता आपको इतनी मिली, विशिष्ट चालकता मिल गई आपको। कोलराश के अनुसार 25 डिग्री सेल्सियस पर N50 केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता इतनी होती है। अतः यदि चालकता सेल से, जो चालकता सेल होता है उसमें N/50 केसीएल का मानक विलयन लेकर किससे ज्ञात करेंगे चालकता, व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज से उसका प्रेक्षित प्रतिरोध क्या ज्ञात करेंगे, उससे प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता होती है। तो प्रेक्षित प्रतिरोध और उससे प्रेक्षित चालकता ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या ज्ञात करेंगे, उसका प्रेक्षित प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, और फिर उस प्रेक्षित प्रतिरोध से प्रेक्षित चालकता ज्ञात कर ली जाती है, जिससे शैल स्थिरांक x परिकलित किया जा सकता है। तो शैल स्थिरांक को परिकलित करने के लिए अपने पास विशिष्ट चालकता मिल गई, N/50 केसीएल की प्रेक्षित चालकता आ जाएगी यदि अपन प्रतिरोध निकाल लेंगे किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो ये है शैल स्थिरांक का निर्धारण, इस फार्मूले से किया जाता है। हमारे हिसाब से आपको 18 तक समझ में आया होगा। ओके, आया। चलिए, ये क्या आ गया भैया, गलत, चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं। अब साथियों, कोलराउश के नियम की बात करते हैं। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलराउश का नियम। कौन सा नियम बेटा, कोलराउश का नियम, नोट कीजिएगा ये कोलराउश का नियम, और इसके अनुप्रयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शुरुआत करें चलो इसकी। होता क्या है, कोलराउश का नियम बेसिकली दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं जो अनंत अनुता पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, है ना। अपन कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित नहीं होते, उनको अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन अपन तनु किए जा रहे हैं, तनुता बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब किसी विलयन में तनुता बढ़ाए जा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ाए जा रहे हैं। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो वियोजित नहीं है वो भी क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये लिया, ये अपने पास 100 मालिक्यूल हैं CH3COOH के, ये डिवाइड हो रहे हैं किसमें, CH3COO- और H+ में डिवाइड हो रहे हैं भैया, ठीक है। तो इसमें से 50 ये हो गए और 50 ये हो गए, 50 H+ हो गए। अब 50 आपके पास CH3COOH बचे हुए जो कि वियोजित नहीं हुए, टूटे नहीं, ये वाले है ना, धनायन और ऋणायन में टूटे नहीं। अब क्या करें अपनों ने, जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो 50 बचे हैं ना ये और कम होते जाएंगे। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कि ये पूर्णतः धीरे धीरे वियोजन और बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा तनु किया तो यहाँ पर से इसकी जगह 60 हो गए, 60 जो है वो
CH3COO माइनस हो गए, 60H प्लस हो गए, यहाँ पर कितने बचे, 40 बचे। और तनु किया तो यहाँ पर 70 हो गए, यहाँ पर 70 हो गए, यहाँ पर 30 और रिमेनिंग बचे। थोड़ा और तनु किया तो यहाँ पर 80 हो गए, यहाँ पर 80 हो गए H प्लस आयन, और यहाँ पर 20 बच गए CH3COOH। और अपनों ने तनु किया तो हो गया कि यहाँ पे 100 ये हो गया और 100 ये हो गया, यहाँ पर CH3COOH बचा ही नहीं। टोटल जो CH3COOH था वो डिवाइड हो गया 100 CH3COO माइनस और 100 H प्लस आयन में, 100 H प्लस आयन में। तो यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अनंत अनुता पर कोई भी विद्युत अपघट्य जो दुर्बल हो या प्रबल हो, सभी जो है क्या हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो कोलराउस ने यही तो बात कही, और क्या कहा कोलराउस साहब ने क्या किया, नोट कीजिए। कोलराश के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का एक विशेष योगदान रहता है। कोलराश के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में, अनंत तनुता पर मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का निश्चित योगदान रहता है, निश्चित योगदान रहता है। मेरी बात सुनना आप। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी बेटा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा m से। अनंत तनुता को मोलर चालकता अनंत चिन्ह लगा दें तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्बडा m इन्फिनिटिव, लैम्बडा m इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गई। तो कोलराश के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। जैसे कोई आयन ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने ये लिया NaCl, NaCl किसमें, अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। ओके, लैम्बडा m इन्फिनिटी बराबर ये x बराबर x, लैम्बडा पॉजिटिव मतलब धनायन की अनंत तनुता पर चालकता प्लस y लिख दूँ यहाँ पे, y लैम्बडा नेगेटिव इन्फिनिटिव, x और y यहाँ पर जो है अणुओं की संख्या है, अलग अलग अणुओं की संख्या होगी, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोलराश का नियम अभी याद करवा के छोड़ूंगा मैं आपको, गारंटी है मेरी, ढंग से सुनिएगा। कोलराश के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान रहता है। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, कोई भी विद्युत अपघट्य ले रहे हैं उसकी मोलर चालकता, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर, धनायन की अनंत तनुता, ऋणायन की अनंत तनुता, उसके धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। सिंपल बात है ना। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्बडा, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके, ये है ना, उसके धनायन और ऋणायन की अनंत तनुताओं पर चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। मतलब जो मोलर चालकता है वो उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन की अनंत तनुता पर चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये किसने दिया भैया, कोलराउस साहब ने दिया। किसने दिया, कोलराउस ने दिया। तो यहाँ पर हम बात करें साहब कि ये जो लैम्बडा m इन्फिनिटिव है, ये लैम्बडा m इन्फिनिटिव ये क्या है, अनंत तनुता पर, अनंत कैसे लिखूं, अनंत तनुता पर क्या है, ये मोलर चालकता, अनंत तनुता मोलर चालकता। ये क्या है, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, लैम्बडा पॉजिटिव इन्फिनिटिव, अनंत तनुता पर धनायन की
चालकता, और भाई साहब लेमड़ा नेगेटिव इन्फिनिटिव अनंत तनुता पर ऋण आयन की चालकता, ऋण आयन की चालकता। ओके, और x और y दे रखी है यहाँ पर, x और y, x और y जो है अणुओं की संख्या, अणुओं या आयनों की संख्या, अणु आयन भी हो सकते हैं, अणु आयन की संख्या है ये। ओके, अब हम जो है इसको जो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस नियम को क्या है, आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। कोलराउस के नियम का एक और नाम है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं इसको। चलिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। NaCl की एक फार्मूला इकाई से, NaCl की एक फार्मूला इकाई से एक Na+ और एक Cl- मिलेगा, एक Na+ और एक Cl- अपने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल लिया अपने लेमड़ा m इन्फिनिटिव NaCl, लेमड़ा m इन्फिनिटिव NaCl, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा जी, लेमड़ा Na+ इन्फिनिटिव प्लस लेमड़ा Cl- इन्फिनिटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ये देखते हैं BaCl2, लेमड़ा m इन्फिनिटिव BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड डिवाइड होगा, जैसे ये BaCl2 लिया अपनों ने, तो BaCl2 डिवाइड होगा Ba2+ और प्लस 2Cl-। तो यहाँ पर अणुओं या आयनों की संख्या जो अपन x y, तो x तो यहाँ पर 1 है और y यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 1 लिखने की कभी आवश्यकता नहीं होती, y लिखेंगे अपन 2। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेमड़ा इन्फिनिटिव Ba2+, लेमड़ा इन्फिनिटिव Ba2+ प्लस लेमड़ा इन्फिनिटिव Cl-, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। ऐसे यदि अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं AlCl3 का, तो लेमड़ा m इन्फिनिटिव AlCl3 लिख रहे हैं, है ना, AlCl3। तो AlCl3 जो डिवाइड होता है AlCl3 Al3+ और प्लस 3Cl- में, तो यहाँ पर लेमड़ा इन्फिनिटिव Al3+ प्लस 3 लेमड़ा इन्फिनिटिव Cl-, 3 Cl- आयन निकले ना, 3 Cl, तो आयनों की संख्या हुई है, x और y जो है वो आयनों की संख्या है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो कोलराउस का नियम समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई, मज़े से स्क्रीनशॉट लीजिए कि इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस ने बता दिया, बहुत बढ़िया बात है, जय हो। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, कि NaCl की एक फार्मूला इकाई से एक Na+ और एक Cl- आयन प्राप्त होता है, ये चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है, BaCl2 की एक फार्मूला इकाई से Ba2+ तथा 2Cl- आयन प्राप्त होते हैं, ये इक्वेशन भी मैंने बता दी है। AlCl3 की एक फार्मूला इकाई से एक Al3+ और 3Cl- आयन प्राप्त होता है। लेमड़ा m इन्फिनिटिव AlCl3 बराबर लेमड़ा इन्फिनिटिव Al3+ प्लस 3 लेमड़ा इन्फिनिटिव Cl-। ओके, समझ में आया, आया ही होगा। अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं अब। कोलराउस के नियम के क्या देखें, अब साथ के साथ में अपन अनुप्रयोग की भी बात कर लें। ठीक है, इसके अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं। इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो डाइल्यूट करते हैं तो वियोजित होते जाते हैं, कुल मिला के अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य भी पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। तो इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण, यदि HCl CH3COONA और यहाँ पर ले रखा है NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो, तो इसकी सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य किसकी, CH3COOH की अनंत अनुताओं पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मेरी बात सुनना, अगर आपको HCl की, CH3COONA की और NaCl की इनकी चालकता ज्ञात हो, तो आप दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH की भी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो।
ओके, लेमड़ा एम इन्फिनिटिव CH3COOH बराबर क्या लिखोगे, लेमड़ा एम इन्फिनिटिव इसकी सहायता से लेमड़ा एम इन्फिनिटिव CH3COOH लेमड़ा एम इन्फिनिटिव HCl प्लस लेमड़ा एम इन्फिनिटिव CH3COONA प्लस लेमड़ा एम इन्फिनिटिव NaCl। ठीक है, माइनस, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस लिखेंगे। इसका सवाल भी आपको बता देंगे, अभी आगे बता देंगे। इससे रिलेटेड जो कोलराउश के नियम से रिलेटेड सवाल होते हैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा निकालने के लिए क्या है, किसी अन्य तनुता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो वियोजन की मात्रा को अपन अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अन्य तनुता पर मोलर चालकता को लेमड़ा MC और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को लेमड़ा M इन्फिनिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जल के आयनिक गुणनफल Kw का निर्धारण करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, विशुद्ध जल को बहुत ही कम मात्रा में आयनन होता है, जिसे निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। H2 डिवाइड हुआ H प्लस और OH माइनस में द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से के बराबर, ये जो है द्रव्यानुपातिक क्रिया के उत्पाद को कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और अभिकारक को नीचे लिखते हैं ब्रैकेट में। सक्रिय मात्रा है एक तरह से ये। चूँकि आयनन बहुत कम होता है इसलिए अनायनित जल के सांद्रण H2O को स्थिर माना जा सकता है। अतः क्या लिख सकते हैं इसी को, KH2O बराबर H प्लस OH माइनस बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, KW लिख सकते हैं। यहाँ एक नया स्थिरांक क्या मिला अपने को, KW मिला, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, तथा निश्चित ताप पर जल में उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयनों की ग्राम मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रताओं का गुणनफल होता है। तो जल का वियोजन स्थिरांक के बराबर लिख सकते हो आप H प्लस OH माइनस H2O, वो यहीं से लिखा, बराबर ये लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस बराबर 1 × 10⁻⁻14 और H2O के लिए 55.55 मोलों की संख्या आएगी। इससे वैल्यू आएगी 1.8 × 10⁻16, 1.8 × 10⁻16। कोलराश के नियम की सहायता से जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण निम्न सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। कौन सा सूत्र है भैया, ये वाला, लेमड़ा M इन्फिनिटिव H2O बराबर लेमड़ा H प्लस। आयनिक गतिशीलता एवं आयनिक चालकता के संबंध में कोलराउश के नियम का अनुप्रयोग है ना। तो आयन चालकता और आयन गतिशीलता दोनों बराबर नहीं होती है। आयनिक चालकता और आयन की गतिशीलता दोनों बराबर नहीं होती है, वरन एक दूसरे के समानुपाती होती है। बराबर नहीं होती, एक दूसरे के समानुपाती होती है, मतलब जितना आयन गतिशील होगा उतनी चालकता होगी, समानुपाती होगी, लेकिन ये बराबर कभी नहीं होती। वास्तव में आयन गतिशीलता आयन का वेग है, जिससे वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विलयन में गति करता है। इसका मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यदि धनायन तथा ऋणायन की आयन गतिशीलता क्रमशः Va और Vc हो, है ना, वेलोसिटी ऑफ एनायन मतलब ऋणायन की वेलोसिटी, ये Vc मतलब धनायन की वेलोसिटी Vc, है ना, और आयनिक चालकता है क्रमशः लेमड़ा A और लेमड़ा C। लेमड़ा A मतलब क्या है, A मतलब एनायन मतलब ऋणायन की चालकता, और C मतलब धनायन की चालकता, लेमड़ा C मतलब केटायन मतलब धनायन। ठीक है, तो क्या दे रखा है, धनायन और ऋणायन की आयन की गतिशीलता है क्रमशः Va और Vc, और आयनिक चालकता है क्रमशः लेमड़ा A और लेमड़ा C हो तो अनंत अनुता पर इससे संबंध निम्न होगा। तो ये लेमड़ा A प्रोपोर्शनली Va और लेमड़ा A प्रोपोर्शनली बराबर का चिन्ह ये हटाएंगे तो यहाँ पर K एक स्थिरांक आ जाएगा। ठीक है, तो लेमड़ा A, ये लेमड़ा A समानुपाती क्या है Va, और लेमड़ा C मतलब केटायन मतलब धनायन की चालकता Vc, ये धनायन का वेग और ये धनायन की चालकता। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लेमड़ा A बराबर K Va और लेमड़ा C बराबर K Vc। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख रखा है। लेमड़ा C प्रोपोर्शनली
वी सी और लेमड़ा सी बराबर के वी सी। यहाँ के क्या है, के बराबर 1 फेराडे अर्थात 96,500 कूलाम के बराबर हैं। उपयुक्त समूह समीकरण में जो समानुपाती स्थिरांक के हैं, के बराबर 1 फेराडे अर्थात 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो साथियों आज अपनों ने ये कोलराउश का नियम पढ़ लिया। अब कोलराउश के नियम से जो रिलेटेड एग्जाम्पल है, सवाल हैं, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।